नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पिछले 3 से 4 महीनों की यदि बात कर ले तो गजब का चर्चा में रहा यह स्टॉक। हर तरफ आलोक इंडस्ट्रीज़ की ही बातें हो रही थी और काफ़ी डिमांड भी आ रही थी कि इस पर वीडियो बनाई जाए। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ की यदि बात कर ले तो इसका सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने के का 2 कारण है। एक तो इतनी कम प्राइस होना इस स्टॉक का, लगभग पेनी स्टॉक की कैटेगरी में यह स्टॉक आता है। और यदि रिटर्न की बात कर ले तो किसी मल्टी बैगर से कम नहीं है। पिछले 3 से 4 महीनों में इसने 10 से 12 गुना तक का रिटर्न दे दिया है। देखिए, एक तो यह कारण हो गई और दूसरी कारण हो गई कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी टच है। जी हाँ, मिडास टच बोल दे या जो भी कर दे। एक समय ऐसा था कि आलोक इंडस्ट्रीज़ दिवालिया होने वाला था, लेकिन उसके बाद से जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ इस पर पड़ा, उसके बाद से इसकी किस्मत बदल गई है, किस्मत चमक गई है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फ्यूचर है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, और अगर करना है तो कितना करना है, किस समय तक करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, मीडियम टर्म करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है आपको इस तरह के शेयर्स में, क्योंकि स्पेकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि लगभग 3-3.5 रुपये का लो बनाया था, उसके बाद 50 रुपये तक का हाई बनाकर वापस लोअर सर्किट लगते लगते यह 26-27 रुपये तक फ्रीज हो चुका था। उसके बाद अभी फ्राइडे को फिर से एक बार अपर सर्किट लगी है। तो देखिए, जितनी छोटी शेयर होती है और उसमें यदि कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो ऑपरेटर काफ़ी हावी हो जाते हैं। ऐसे ये बात तो काफ़ी क्लियर है। तो आपको काफ़ी इसमें अलर्ट रह के, काफ़ी सचेत रह के कोई भी ट्रेड लेना है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आलोक इंडस्ट्रीज़ के परफॉर्मेंस की बात कर ले तो जब मुकेश अंबानी ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उससे पहले की यदि बात करें तो कंपनी की स्थिति काफ़ी बुरी थी, क्योंकि यह कंपनी आज की नहीं है। 1986 में यह कंपनी इस्टेब्लिश हुई, 1989 में इसने अपना पहला प्लांट लगाया, उसके बाद से प्रोडक्शन चालू हो गई, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक कंपनी कोई खास प्रॉफिट में नहीं रही। कुछ साल प्रॉफिट होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा फिर लॉस हो जाती थी अगले आने वाले सालों में। यदि बात कर ले नेट सेल्स की तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली। कर्ज की बात कर ले तो कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देखने को मिली आलोक इंडस्ट्रीज़ में। जब आलोक इंडस्ट्रीज़ में मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किया 2020 मार्च 2020 में, उसके बाद से इसकी किस्मत चमक गई और उसके बाद से लगातार अपर सर्किट लगनी शुरू हुई। कंपनी में कोई खास दम नहीं है। यदि बात कर ले केवल इसकी जो काम है उसको लेकर यदि बात करें तो कंपनी में कोई खास दम नहीं है। बड़े कंपनियों ने, 2 बड़े मतलब कि एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई और एक कंपनी जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है आलोक इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद से इसमें गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 10 से 12 गुना रिटर्न 3 से 4 महीने में देना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, डिटेल में थोड़ी देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ मार्च 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्ड ओवर 83.33 करोड़ शेयर इन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। RIL has also infused rupees 500 करोड़ in equity into the company since then। यहाँ पर देख सकते हैं 83.33 करोड़ शेयर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने पास रखा और 500 करोड़ की लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ की है कंपनी में। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज मीनवाइल हैव जूम्ड 187% टू ₹37.95 फ्रॉम द लेवल ऑफ 13.24 ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विद द स्टॉक hitting 5% upper circuit for 35 consecutive trading sessions. Reliance Industries Limited held 37.7% stake in the textiles company as on March 31st, 2020। यहाँ देख सकते हैं कि आप 31 मार्च 2020 तक 37.7% स्टैक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है था। उसके बाद से देख सकते हैं कि आप 45 दिन लगातार अपर सर्किट लगी। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ यह भी निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली आलोक इंडस्ट्रीज हैज़ बीन आस्क्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर PPE किट्स एज द कंट्री फाइट्स द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आलोक इंडस्ट्रीज विल मैन्युफैक्चर मोर देन 1 लाख PPE किट्स पर डे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹650 पर यूनिट, विच विल बी एट 1/3 द कॉस्ट ऑफ PPE किट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना। यहाँ पर देखिए, एक खबर यह भी रिपोर्ट्स की माने तो यह भी आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने
आलोक इंडस्ट्रीज़ को कहा है कि वे पीपीई किट का प्रोडक्शन करे जिसका कि प्राइस 650 पर यूनिट रखा जाएगा, जो कि 1/3 है, लगभग 2000 रुपये पड़ते हैं। यदि चाइना जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है तो उसका 1/3 प्राइस में ही आलोक इंडस्ट्रीज़ जो है 1 लाख पीपीई किट पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। तो यह भी कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, क्योंकि पेंडेमिक तो काफ़ी बढ़ चुका है और पीपीई किट की भी काफ़ी डिमांड है। तो इसको भी लेकर एक कह सकते हैं कि आगे डिमांड रहनी चाहिए। देखिए यह है आलोक इंडस्ट्रीज़ का 1 डे का चार्ट। इसमें देखिए कोई खास चीज़ देखने के लिए तो है नहीं, क्योंकि आपको केवल डॉट डॉट दिख रही। यह डॉट डॉट है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। इसमें जो खास चीज़ देखने के लिए वह मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यह दिन 31 मार्च 2020 को आप देख सकते हैं कि इस दिन यह न्यूज़ आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 38% स्टैक जो है आलोक इंडस्ट्रीज़ में ले लिया है। उसके बाद से देखो आप, इस दिन इसका रेट कितना था, लगभग 4 रुपये के आसपास था। उसके बाद से यह जो अपर सर्किट लगनी शुरू हुई है, लगातार अपर सर्किट लगते गई और इसने हाई बनाया था लगभग 57 रुपये का हाई बनाया था। किस दिन को आप बात करो तो 3 जुलाई को हाई बनाया था 58 रुपये का। मतलब कि ये स्टार्ट हुई थी लगभग 4 रुपये से और 58 रुपये का हाई बनाया था। मतलब कि 11-12 गुना कैपिटल को कर दिया था विद इन 3 से 4 मंथ। और उसका एक ही खबर, एक ही न्यूज़ थी, एक ही इम्पैक्ट था, वह था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मुकेश अंबानी ने स्टेक लिया है इसमें, जिसके कारण कि आपको गजब की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन केवल इसी पर कि मुकेश अंबानी ने इसमें स्टेक ले लिया है तो आपको भी आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है। देखिए इस तरह का जो शेयर होता है, एक तो यह पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के ऊपर एक इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है, तो इसमें देखिए काफ़ी स्पेकुलेशन चलती है। जो ऑपरेटर है, काफ़ी ऑपरेटर का ये सब फेवरेट शेयर होता है। यस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो छोटे शेयर हैं लेकिन उसमें न्यूज़ बड़ी आ जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि जितने भी लोग होते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहते हैं उनमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक लालच हो जाती है, मेनली लालच होती है इसमें कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे शेयर में ऑपरेटर भी अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। तो आपको इसमें काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखो अपर सर्किट लगी लगभग 58 रुपये की, उसके बाद से अचानक इसमें लोअर सर्किट लगनी शुरू हो गई और फ्राइडे को इसमें लोअर सर्किट टूटी है। 25 रुपये का हाई बनाया था, लगभग 25 रुपये तक का लो बनाया था। जो हाई बनाया था इसने लगभग 58 रुपये का, उसके बाद से यह आधा हो गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए नॉर्मल यदि बात करें कि अगर इसमें फेयर ट्रेडिंग होती तो इस तरह से अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगती, ठीक है। यदि अपर सर्किट लगती भी तो लगातार अपर सर्किट लगती रहती और बीच में टूटती, तो वो फिर अपर सर्किट नहीं भी लगती तो 2%, 1%, 3% इस तरह की आपको उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगती। और यदि अगर लोअर सर्किट लग भी जाती तो इतने दिनों तक लोअर सर्किट नहीं लगती। यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी नहीं होती है कि शेयर की वैल्यू ही हाफ कर दे, या ऑपरेटर का इसमें गेम चल रहा है। ऑपरेटर जो देखिए एक तो छोटा शेयर है, ऑपरेटर के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तुरंत तो क्या करता है कि लगातार अपर सर्किट लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये तो कमाल का शेयर है, ये तो अपर सर्किट लगते जा रहा और वह मौका खोजने लगते हैं बाइंग करने का। जब ऑपरेटर इस शेयर को छोड़ता है उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स पे कूदते हैं और लगातार अपर सर्किट लगाते जाते हैं, और फिर उसके बाद जब उसे अपना प्रॉफिट बुक करने का मन होता है तो फिर वह ऊपर से लोअर सर्किट लगाना शुरू करता है। जब लोअर सर्किट इतना नीचे आ जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिलता है। तो इसमें देखिए आपको ट्रेड कैसे लेना है, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है या नहीं यह भी तो जानना ज़रूरी है। केवल एक न्यूज़ के बेसिस पे आप अपने हज़ारों लाखों रुपए नहीं लगा सकते। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आलोक इंडस्ट्रीज़ जैसे शेयर में स्विंग ट्रेडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको एक लेवल पर एंट्री करनी है और अपना प्रॉफिट डिसाइड करके, अपना टारगेट डिसाइड करके आपको निकल जाना है। क्योंकि यदि आप लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करते हो इसमें, तो उसके बाद देखिए आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की कोई सियोरिटी ज़्यादा नहीं है। कारण यह है क्योंकि यह एक ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है, हालांकि इसे ऊपर तक तो ज़रूर खींच दे रहा है, लेकिन उसके बाद लोअर सर्किट लगाकर नीचे भी ला दे रहा है। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में यह कहाँ तक हो सकता है कि 100 रुपये तक चला जाए, फिर हो सकता है कि लोअर सर्किट लगा के फिर से वह 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये पर ला दे। तो करना आपको यही है, बेस्ट स्ट्रेटजी इसमें यही रहेगी कि आपको
स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको किसी लेवल पर एंटर करना है और अपना टारगेट सेट करके उससे निकल जाना है। फिर यदि स्टॉक नीचे आती है तो आपको फिर से उसमें एंट्री लेनी है और फिर से निकल जाना है। आपको यही करते रहना है, क्योंकि यह स्टॉक एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। इसकी जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ही कह सकते हैं कि फंडामेंटल बुरा है, लेकिन एक न्यूज़ के बेसिस पर यह स्टॉक चल रही है। और इस तरह से अपर सर्किट लगना, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लगना क्लियर दर्शाता है कि यह एक गेम चल रहा है, एक मैनिपुलेशन चल रही है स्टॉक में। तो इसीलिए आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो एक पहली बात करो नहीं, उतना ही करो जितना कि आप लॉस सह सको। जैसा कि मैं यस बैंक में भी आपको बताता हूँ, वोडाफोन आइडिया में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना कि यदि लॉस हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। और देखिए अब चलते हैं इसके बैलेंस शीट पर, उसके बाद कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल पर एक नज़र डाल लेंगे। यह screener.com से डाटा ली गई है, तो सारा ही क्रेडिट जो है स्क्रीनर को ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे सेल्स के फिगर को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स ये है जून 2018 में आप देख सकते हैं, और उसके बाद देखिए सीधे दिसंबर 2019 में लास्ट में आप देख सकते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं आई है। जून 2018 में जहां 896 करोड़ का सेल्स था, वहीं दिसंबर 2019 में 873 करोड़ का ही सेल है। तो मिला जुला कर कोई भी परफॉर्मेंस, आपको कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर सीधे हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, ये वाले रो को देखेंगे। नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि जहां ये निगेटिव में ही दिखा रहा है, लॉस ही दिखा रहा है 1218 करोड़ का। जहां पर जून 2018 में लॉस था, वहीं 194 करोड़ का लॉस आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में है। एक बार नज़र डाल लेते हैं ईयरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर मार्च 2019 पिछले 10 साल का डाटा आप देख सकते हैं। सेल्स की यदि बात करें तो सेल्स में बढ़ोतरी ज़रूर आई थी बीच में, लेकिन फिर वापस से आप देख सकते हैं कि 1800 के बाद 2200, 2008 में 2200, फिर 3000 2009 में, 2010 में 4000, 2011 में 6000, इस तरह करते करते 2015 में आप देख सकते हैं कि 24,153 करोड़ का सेल्स जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कि जो साइकिल था वापस से रिवर्स देखने को आपको मिल रहा है। और मार्च 2019 में मात्र 3,352 करोड़ का सेल्स ही हुआ। यहाँ पर फिर से एक बार नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि जहाँ 74 करोड़ 2000, ये डाटा 2009 का है, 74 करोड़ प्रॉफिट हुई थी और प्रॉफिट भी बढ़ते गई, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से लॉस देखने को मिल रहा है हमें। यह मार्च 2016 के डाटा में आप देख सकते हैं कि 4000 का लॉस देखने को मिल रहा है, उसके बाद 3000 का लॉस, फिर 18,000 का लॉस, मतलब अभी जाकर फिर 2000 का प्रॉफिट दिखा रही है। यह 2019 का डाटा है, मार्च 2019 में 2000 की प्रॉफिट दिखा रही है। तो मतलब कि आप यह देख सकते हैं कि कोई एक यह नहीं निकाल सकते हैं आप कि हाँ प्रॉफिट हो रही है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, कभी प्रॉफिट हो रही है कभी लॉस हो रही है। उसके बाद एक बार नज़र डाल लेते हैं जल्दी से बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट पर आप देख सकते हैं कि यदि रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व भी आप देख सकते हैं कि रिज़र्व बीच में तो बढ़ी थी, ठीक ठाक थोड़ी हुई थी 2015 तक, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि रिज़र्व जो है वह निगेटिव में चली जा रही है। 16,244 करोड़ का जो घाटा रिज़र्व में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर यदि लाइबिलिटीज़ की बात करें, कर्जे की बात करें, तो कर्जा जो है वैसे का वैसा बना हुआ है। 2015-16 तक आप देख सकते हैं कि मार्च 2017 तक यह 32,706 करोड़ की का लाइबिलिटीज़ था। उसके बाद लाइबिलिटीज़ लगभग वही बना हुआ है, अभी भी 17,830 करोड़ का लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी के ऊपर है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वह बहुत बढ़िया नहीं है। कंपनी जो चल रही है वह एक न्यूज़ पे चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जो स्टेक लिया है 38% का, उसके दम पर कंपनी भाग रही है और फंडामेंटल में कोई खास दम नहीं। आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज है। कंपनी कभी परफॉर्म करती है, कभी परफॉर्म नहीं करती है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें नहीं करना है। करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, स्विंग ट्रेड में ट्रेड करना है, प्रॉफिट होते ही निकल जाना है। क्योंकि जो अपर सर्किट लगती है, फिर से जो लोअर सर्किट पे जो लगते लगते जो क्लोज आती है वह आधे से भी नीचे उसकी जो प्राइस है वह आ जाती है। तो इसीलिए आपको इस पर ब्लाइंडली ये करके नहीं कि ये 100 टारगेट है, 200 टारगेट है, ऐसी बात नहीं है। आपको जो भी टारगेट आप खुद आप सेट करो कि इतने पे प्रॉफिट आपको इतना बुक करना है और निकल जाना है, क्योंकि फंडामेंटल में दम नहीं है, न्यूज़ पे यह स्टॉक चल रही है। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।